हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में ये होता क्या है, आखिर इसके बारे में आप क्या सोचते हो। पहले आप बताओ रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स की लोगों की अलग अलग सोच होगी, कोई कुछ सोचता होगा, कोई कुछ। तो आप क्या सोचते हो कि रिसोर्स क्या है, तो बताओ रिसोर्स क्या है। आप सोचोगे कि रिसोर्स एक ऐसा मटेरियल है, एक टूल है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, जैसे कि वाटर, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, कंप्यूटर आर ऑल आर रिसोर्स। ये सारी चीज़ें हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्स कौन से होते हैं? देखो, रिसोर्स के दो टाइप होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स एंड एक होता है ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड रिसोर्स, ठीक है। तो और एक ह्यूमन रिसोर्स भी होता है। इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो नेचुरल जो हमारा रिसोर्स होता है उसके भी फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं, तो हम इनको पढ़ने वाले हैं। नेचुरल रिसोर्स में आते हैं ट्रीज, रिवर्स, मतलब जो हमें नेचर से प्रोवाइड करे हों, ठीक है, नेचर से जो हमको मिल रहे हों, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स तो ये हो गए ह्यूमन मेड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स के दो टाइप होता है, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल वो रिसोर्स जो वापस बन सकते हैं, जैसे कि धूप खत्म हो गई तो क्या वो दोबारा आ सकती है? हाँ भाई, आ सकती है। पानी भी दोबारा बन सकता है। बट नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स का मतलब हो जाए तो वापस बन ही नहीं सकता। जैसे कि पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया तो उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, आप सबको पता है। वाइल्ड लाइफ पैदा होते रहते हैं, वाइल्ड लाइफ मतलब पैदा होते रहते हैं, वाइल्ड लाइफ तो है ना, तो वो तो बन जाते हैं। अब नॉन रेन्यूएबल क्या बन सकते हैं? कोल का होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, तो ये होते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। इतना समझ आया सबको? क्लियर? जो मिलियंस ऑफ ईयर में बनती है। ह्यूमन मेड रिसोर्स में आ जाता है जो ह्यूमंस ने बनाए, जैसे रोड, बिल्डिंग, मशीन्स, व्हीकल्स वगैरह, ये किसने बनाए हैं? ह्यूमंस ने बनाए। ये किस में आ जाते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स में। इतना सबको क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट टॉपिक पे ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि हम टीचर, हम खुद भी एक रिसोर्स है। डॉक्टर, इंजीनियर, क्योंकि हम लोगों की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम भी एक रिसोर्स हुए, तो इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स देखते हैं। चलो, इस टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको पता है रिसोर्स हमारी लाइफ को आसान बना देते हैं और कंफर्टेबल बना सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं होती तो हम कहाँ से कहाँ ही होता है, आप सबको पता है। वाटर, हम पानी पी लें, नहीं पियेंगे तो पता ही है आपको। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, हम रिसोर्स के डेवलपमेंट कैसे करें? तो ह्यूमन नीड्स एंड ग्रीड, मतलब कि जितना हमको रिसोर्स मिल रहा है हम उनका ओवर यूज़ कर रहे हैं, मतलब उनका मिस यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बेसिकली कैसी प्रॉब्लम? देखो, ये प्रॉब्लम्स वैसे ही देखो, प्रॉब्लम है जैसे पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर एंड सॉइल। हम लोगों को रिसोर्स मिल रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, बेफालतू में पानी चला देते हैं कहीं भी। लॉस ऑफ फॉरेस्ट को काट रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल रिसोर्स, जैसे पानी को भी हम, मतलब आपको पता ही है। तो क्या इनका कोई सोल्यूशन है? तो जी है। द सोल्यूशन इज रिसोर्स मस्ट बी यूज वाइजली एंड सस्टेनेबली। जो रिसोर्स हैं उनको इस तरीके से यूज़ करा जाए कि वो हमारी दूसरी जनरेशन के लिए भी क्या हो जाए? रिजर्व हो जाए। इसको बोला है सस्टेनेबल रिसोर्स ने। इसका मतलब क्या होता है? यूजिंग रिसोर्स इन सच वे, रिसोर्स को ऐसे यूज़ करना कि वो आगे वाली जनरेशन के लिए भी बच सके। अगर आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो वो क्या खाएंगे? अब जैसे कि रेन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि सोलर पावर, वो हम बना सकते हैं दोबारा, पर क्या हम कोल को बना सकते हैं? उनके लिए कोल कहाँ से आएगा? अच्छा, ये रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट क्यों होती है इतनी? देखो, रिसोर्स को प्लान करना भी तो ज़रूरी है। कुछ एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स होते हैं, जैसे चाइना। तो ऐसा थोड़ी है कि चाइना अपने पास ही सारा सामान रखेगा। उसको प्लान करना होगा कि जहाँ पे रिसोर्स नहीं है उधर रिसोर्स भी तो पहुँचाना जरूरी है। अगर उसके पास ज़्यादा आ गया तो इसमें हमारी क्या गलती? अच्छा, क्या स्टेप होते हैं रिसोर्स प्लानिंग के कि किस जगह क्या क्या सामान जाना चाहिए? आइडेंटिफाई रिसोर्स होना चाहिए, पहले तो पता होना चाहिए कहाँ मतलब कहाँ कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। दूसरा, प्लान रिसोर्स यूज़, कि कैसे उसको यूज़ करना है अच्छे तरीके से, उसको बर्बाद नहीं करना जैसे इंडिया के लोग करते हैं, है ना। इम्प्लीमेंट द प्लान, और फिर उस पर गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाना, जैसे कि उसको अप्लाइंग द प्लान्स एंड प्रोग्राम्स विद गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज, ठीक है। लैंड एज अ रिसोर्स, अच्छा लैंड भी तो एक रिसोर्स है। कैसे? देखो, लैंड रिसोर्स इसलिए है क्योंकि हम उसको फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, घर बनाते हैं, उस पर रोड बनाते हैं, उस पर इंडस्ट्रीज बनाते हैं। अब ये हमारी नीड को सेटिस्फाई तो कर रहा है। इंडिया में लैंड यूज़ कैसे
वजह से होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को उगाने के लिए नेट सोन एरिया, जहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर जो एरिया है उसमें क्रॉप्स ही उगती हैं, आप सबको पता ही है। अच्छा, लैंड आपको पता है किस लिए रिसोर्स, क्योंकि वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा है फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करता है, नेचुरल बैलेंस को बनाए रखता है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कारण हम ही करते हैं, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, ये तो आपको पता है, जैसे राजस्थान वाले एरियाज, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन, ये बहुत कह रहे हो ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाला है। जब लैंड बहुत मतलब कि यूज़फुल नहीं रहता तो उसको कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। कि किसकी वजह से होता है, यूज़फुल क्यों नहीं रहता, क्या वो पहले यूज़फुल होता है? तो देखो, डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। ज़्यादा गाय भैंसों को चराना खेतों में जाके, तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड को ख़राब हो जाना होता है, ठीक है। माइनिंग, जो खुदाई करते हैं, ब्लास्ट वगैरह करते हैं खान निकालने के लिए, सोने की या किसी की भी, तो उसके लिए वो करना पड़ता है ना, छेद वेद जो भी कहते हैं, उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन। और पोल्यूशन तो बात ही मत करो, आपको तो उसके बारे में पहले ही पता है, सॉइल पोल्यूशन कितना हो रहा है, कहीं भी जाओ कचरा फेंक दो। सोल्यूशन फॉर लैंड, अच्छा सोल्यूशन क्या है इसके, कि लैंड डिग्रेडेशन को, मिट्टी की खराबी को रोक सकता है। देखो, पहले तो ट्रीज प्लांट करो, बहुत ज़्यादा प्लांट करो, ठीक है। और फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ करो और वेस्ट को मैनेज करो, मतलब कि इधर उधर मत फेंको, क्योंकि उससे सॉइल डिग्रेडेशन होता है। इसका सोल्यूशन तो यही है। अब सॉइल क्यों है हमारे लिए, लैंड तो रिसोर्स था, बट सॉइल क्यों है रिसोर्स? देखो, सॉइल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि इस पर ही हमारी क्रॉप उगती है। अब आपको पता है क्रॉप भी तो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, कौन कौन सी सॉइल हमारी इंडिया में पाई जाती हैं? तो इंडिया में पाई जाती है एलुवियल सॉइल, जो ब्रह्मपुत्रा ये वाली रिवर्स के पास होती है, ठीक है। ये होती है एलुवियल सॉइल, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फर्टाइल होती है ना, तो वो होती है एलुवियल सॉइल। फिर ब्लैक सॉइल, ये महाराष्ट्र एंड गुजरात में पाई जाती है बेसिकली। ये कॉटन ग्रोन करने के लिए बहुत अच्छी है, इसमें कॉटन बहुत अच्छी उगती है, ठीक है। ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है। अब रेड सॉइल देख लेते हैं, ये ड्राई रीजन्स में पाई जाती है, जैसे कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये मेटामॉर्फिक रॉक से बनती है, ठीक है, और येलो हो जाती है जब हाइड्रेटेड होती है, जब इसमें पानी होता है, ठीक है। इतना सा आ जाएगा। लिटरेट सॉइल, ये हिली एरियाज में पाती है, और ये चाय मतलब टी के पत्ते, कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। ये केरला, तमिलनाडु जैसे रीजन्स में पाई जाती है। अब आती है डेजर्ट सॉइल, जो डेजर्ट में पाई जाती है, और उसमें इरिगेशन ज़रूरी है, मतलब कि उसमें पानी तो बिल्कुल होता ही नहीं, आपको पता है। या माउंटेन सॉइल, माउंटेन हिली एरियाज पे पाई जाती है ना, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वो वाली सॉइल कौन सी हो जाती है? माउंटेन सॉइल। ये तो आपको नाम से ही पता चला। आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सॉइल इरोजन, मिट्टी की खराबी क्या होती है? अब जब ऊपरी परत मिट्टी की हट जाती है हवा से या पानी से, जब हम ज़्यादा पानी गिर देते हैं ना खेतों में, ज़्यादा इरिगेशन कर, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। अब ये किस कारण से होती है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ के कटाव से, है ना, और एनिमल्स को ज़्यादा चराना, और ज़्यादा बारिश आना, फ्लड्स आना, उसकी वजह से। सॉइल कंजर्वेशन, अब हम सॉइल की कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है। आप इसको सॉइल को प्रोटेक्ट कैसे करें? तो कॉन्टोर प्लोइंग करनी चाहिए। आप इस फोटो में देखो, कॉन्टोर प्लोइंग क्या होता है? एक नेचुरल स्लोप्स बना देने चाहिए, ठीक है। स्लोप्स बनाएंगे तो उससे वो लैंड डिग्रेडेशन का उपाय है। ये टेरेस फार्मिंग, आप फोटो में देख लो, आपको समझ आ जाएगा। प्लांटिंग ट्रीज प्लांट भी करने से होता है, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो मिट्टी को होल्ड कर लेते हैं ताकि वो सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है। और प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। हम प्लांट लगाएंगे तो आपको पता है, ये कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है। तो अगर हम प्लांट लगाएंगे तो एनिमल चर नहीं पाएंगे मतलब समझ रहे हो ना। तो वाई इज नीड टू कंजर्वेशन, हमको क्यों कंजर्वेशन, रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है? क्यों हम इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं? क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? क्योंकि देखो, ये ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनका क्या होगा भाई? उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। हमको रिसोर्स मिल रहे हैं वो ठीक है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिसोर्स को सेव करें, क्योंकि कोल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एक बार ख़त्म हो गए तो फिर वो कहाँ बनेंगे? अब रिसाइकल प्लास्टिक एंड पेपर, आपको पता है ये एक गुड प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। वाटर को फिक्स करना है, लीक टैप, ये तो वही बताते हैं जो बचपन में बताते हैं, बट मैं बताती हूँ आपको रियल चीज़ की। रिसोर्स प्लानिंग इसलिए होती है, ये बच्चों को टॉपिक समझ नहीं आता, क्योंकि किसी जगह पे ज़्यादा रिसोर्स होते हैं, किसी जगह पे कम, तो वो जगह सारे रिसोर्स रख के थोड़ी ना बैठ जाएगी। तो ये मेथड्स देख लो कुछ जो रिसोर्स यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि यूज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड, मतलब कि कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं यूज़ करना, पेड़ों को काटना
बंद कर दो, रीप्लांटिंग करना शुरू करो। बिल्डिंग का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होता है। और ये जो चैप्टर है ये हमको वैल्यू सिखाता है रिसोर्स की, कि हमको रिसोर्स को कैसे यूज़ करना चाहिए। गांधी जी ने एक लाइन बोली थी, देयर इज़ मच फॉर ऑल्स नीड बट नॉट फॉर एनिमल ग्रीड। मतलब कि यहाँ पे बहुत है लोगों के लिए बट किसी की लालचपन के लिए, कोई ज़्यादा ले लेता है कोई कम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।